मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा एंड 7 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर न्यूज़ को कवर किया जाता है। आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, तो जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। और ये पूरे टॉपिक्स जो आज हम लोग कवर करेंगे, पेपर 1 का ये टॉपिक, ये पेपर 2 का, देन हम लोग पेपर 3 के इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एंड गाइज, अभी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी समय से जो प्रेशर मैं झेल रहा था, हालांकि मैं अवॉइड इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, बट कल बहुत ज़्यादा हो गया था। कल एक ऐसे चैनल पर मेरे बारे में, मैंने अपने खुद के बारे में ऐसी चीज़ देखी जो गलत लगी मुझे, कि मैंने कहा यार ये क्या है यार। तो बहुत, मतलब जब बोलते हैं ना पानी सर के ऊपर निकलने वाली स्थिति जब लगी मुझे कि यार ये क्यों हो रहा है अभी है, तो फिर मैंने सोचा यार अब इसको स्टॉप करें एंड अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। उनकी तरफ से जो करते बने कर लो। मैंने आप लोग का गाइस कमेंट्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी रात में 1 बज रहा है और मेरी मम्मी मेरे पास आई रात में, बोलती बेटा परेशान मत हो, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन वगैरह सब कुछ जो है वो साइड कर दिया था कि यार मुझे अकेले रहना है, मुझे बस बैठे रहना है। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, मम्मी आई ऊपर, मम्मी ने बोला कि देख पढ़ बच्चे कितने कमेंट्स जो है वो कर रहे हैं तेरे बारे में। मैंने देखा, मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। और मम्मी बोल के गई कि कल सुबह तक बच्चों को जो है वो लेक्चर मिल जाना चाहिए। तो पीडीएफ मैंने बना ली थी, अभी रात में ये लेक्चर बना रहा हूँ। होपफुली टाइम पर ये लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, राइट। तो चलो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 6 बजे तो आपको ये लेक्चर मिल ही जाएगा आज की डेट में, राइट। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। और ये आप ही का चैनल है गाइस, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा। इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। एंड अब से अपन उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जाम को काफ़ी कम टाइम है। वहाँ से अब जो आने दो, जैसा आने दो, मैं बिल्कुल किसी चीज़ का रिएक्ट नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि मैंने जो आप लोग के कमेंट्स देखे, आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हो, तो मैं आप लोग के साथ कभी एक दिन भी गलत नहीं होने दूंगा। इसी जिस चीज़ के साथ ये चैनल मैंने शुरू किया था कि यार 29 को ही मैंने चालू कर दिया था, 28 को वहाँ से हटा, 29 को यहाँ पर आपके लिए वीडियो था, तो वैसे ही ये चलता रहेगा अनटिल अनलेस कोई जो है वो ऐसी भयानक स्थिति ना आ जाए कि मैं ना बना पाऊँ। बट तब तक तो बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल टाइम पे मैं करूँगा। चलो एनीवेज, अब फाइनली पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 की पहली न्यूज़ जो है गाइस, तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर की नींव लग गई है। और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे अभी के लिए, वो ये पूछे जाएंगे कि अयोध्या टेम्पल किस टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, ये आपका आंसर होना चाहिए, नागर स्टाइल। आपको पता होगा कि नदर्न इंडियाज के जो टेम्पल्स होते हैं वो नागर स्टाइल के हम लोग को देखने को मिलते हैं, और सदर्न इंडिया पर द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स कुछ इस प्रकार का उनका आर्किटेक्चर होता है, और नागर स्टाइल के टेम्पल का इस प्रकार का आर्किटेक्चर होता है। तो इसी को अभी हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल में, नागर स्टाइल को। तो नागर स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं वो जनरली हम लोग देखते हैं कि उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर होता है, जिसको हम लोग जगती कहते हैं। अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म बोले तो ये देखो आप, ये इस प्रकार का टेम्पल आगे चल के हम लोग को देखने को मिलेगा, अयोध्या टेम्पल। अप्रेस्ड यानी कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। तो आप देख रहे हो कि ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पर भी आप देखो कि अप्रेस्ड है ये, यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आप देखो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जगती। क्या कहते हैं, जगती। ये याद रखना है आपको। ये टर्म्स जो है वो अक्सर सिविल सर्विसेज में आते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा या चूज द करेक्ट पेयर में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो जगती याद रखना। मंडप, मंडप कौन सी जगह होती है, जब आप मंदिर में एंटर करते हो तो आपको एंटर करते से एक बड़ा सा हॉल जो है वो दिखाई देता है, राइट। और उस हॉल के अंदर जो श्रद्धालु होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, प्रेयर्स करते हैं, राइट। तो एक हॉल टाइप का रहता है जहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो उस जगह को हम लोग मंडप बोलते हैं। और उसी मंडप के जस्ट सामने आप देखोगे तो आपको भगवान दिखाई देंगे, भगवान बैठे हुए आपको दिखाई देंगे वहाँ पर। उस जगह को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भगृह, जहाँ पर मेन भगवान होते हैं मंदिर के। मंदिर में आप कई सारे मंदिर में विजिट किया होगा, छोटे छोटे टेम्पल्स भी उस मंदिर में होते हैं, बट आपने देखा होगा उस टेम्पल के अंदर जो सबसे बड़ा जो शिखर होता है, ये देखो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो जो सबसे बड़ा ये शिखर होता है उसी के नीचे आपको गर्भगृह दिखाई देगा, और वहीं पर ही आपको मेन भगवान दिखाई देंगे, जैसा कि आपको इस
टेम्पल के स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नागर स्ट्रक्चर के अंदर, नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है थोड़ी सी। और गर्भगृह के बारे में हमने बात कर दी। और गर्भगृह जहाँ पर मेन भगवान होते हैं, मेन देवी देवता होते हैं उस मंदिर के, और वो जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह पर सबसे ऊंचा शिखर होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, बस बेसिक फैक्ट्स हैं। और नागर स्टाइल में आप लोग को कोई गेटवेज वगैरह नहीं दिखाई देंगे, यूजुअली होते नहीं है गेट वगैरह। जैसे कि आप अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको जो ये द्रविड़ स्टाइल वाले टेम्पल्स दिखाई देंगे, तो इसमें आप देखोगे कि ये गेटवे होता है। जैसे ये गोपुराम आपको दिखाई दे रहा है, गेटवे है, आप गेट से अंदर जाते हो फिर मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हो। और ये मंदिर जो होता है उसकी पूरी बाउंड्री वॉल होती है, कवर्ड बाउंड्री वॉल हम लोग को देखने को मिलती है पूरी की पूरी। बट यहाँ पर ऐसा कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है नागर स्टाइल के अंदर, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर नागर स्टाइल वाले जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर कोई भी वाटर टैंक नहीं होता है, और जहाँ पर जो है वो श्रद्धालु आकर पैर वैर वगैरह धो सकें और हाथ पैर धो सकें, तो ऐसा कोई वाटर टैंक नहीं होता है, राइट। बट साउथ इंडिया में आप जाओगे तो आपको वाटर टैंक्स भी दिखाई देंगे मंदिर के प्रेमाइस के अंदर, यानी कि मंदिर जिस जगह पर लोकेटेड है। जैसे कि ये आपको सदर्न इंडिया में ये बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है पूरी, इसी के अंदर आपको जो है वो ये दिखाई देगा, क्या बोलते हैं, वाटर टैंक। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ कौन सा होता है, जिस जगह पर लोग जो है वो भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। आपको पता होगा मंदिर आप जाते हो तो आप परिक्रमा लगाते हो पूरी भगवान की, तो वो जो परिक्रमा लगाने वाली जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ। और जो नागर स्टाइल नदन इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं उसके प्रदक्षिणा पथ जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, मंदिर के अंदर ही आपको दिखाई देंगे, क्लोज्ड टाइप के होंगे, और उसके अंदर जो है वो आप भगवान को के चक्कर जो है वो लगाते हो, राइट। या फिर अगर क्लोज नहीं भी है तो उसके ऊपर आप देखोगे कि इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से आपको स्काई ना दिखाई दे, ठीक है, ऐसा होता है। बट आप सदर्न इंडिया में जाओगे तो जो द्रविड़ स्टाइल वाले जो टेम्पल्स होते हैं उसका जो प्रदक्षिणा पथ जो होता है वो ओपन रहता है, ठीक है, यानी कि उसमें आपको स्काई जो है वो दिखाई देगा। बट नदन इंडिया के अंदर नागर स्टाइल के अंदर वो क्लोज्ड कवर्ड रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। गर्भगृह के बारे में मैंने आपको बताई दिया है कि टॉलेस्ट टावर के अंडर हम लोग को गर्भगृह देखने को मिलता है, उसके नीचे हम लोग को गर्भगृह देखने को मिलता है जहाँ पर मेन भगवान जो है वो विराजमान होते हैं। तो गर्भगृह के बारे में बात कर ली हमने, मंडप के बारे में बात कर ली, शिखर के बारे में बात कर ली। अब वाहन क्या होता है, जिस जगह पर मेन भगवान जो है उनको रखा जाता है, ठीक है, स्थापित किया जाता है। जैसे कि गर्भगृह में भगवान होते हैं, बट जिस जगह के ऊपर भगवान बैठते हैं, स्थापित होते हैं, उस जगह को हम लोग वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहन। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में आते हैं। इसके अलावा नागर स्टाइल जो होती है गाइस वो भी सब डिवाइडेड है। जैसे कि ओडिशा, खजुराहो और सोलंकी मंदिर को अगर आप स्टडी करो, देखो, तो उनके आर्किटेक्चर में स्लाइट डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। तो जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे स्टैटिक पोर्शन में, तब आपको ये सब चीज़ें भी डिटेल में जो है वो पढ़नी है। अभी के लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो नागर स्टाइल जो न्यूज़ में आया था, जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया स्टैटिक पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, और जो मैंने भी आपको ये पढ़ाया कुछ चीज़ें, जो इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। बैरूत, बहुत ही खतरनाक घटना बैरूत के अंदर हम लोग को देखने को मिली है। बैरूत जो है गाइस ये कैपिटल है लेबनान की, लेबनान कंट्री की। ये आपको ईरान दिख रही है, ईरान के बगल में आप देखोगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में इंडिया, ईरान के बगल में इराक, इराक के बगल में सीरिया, सीरिया के बगल में ये लेबनान, लेबनान कंट्री आपको दिखाई दे रही है। इसकी जो कैपिटल है, इसको बैरूत है इसकी कैपिटल। और ये बैरूत जो है वो लेबनान की लार्जेस्ट सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, और मेडिटेरेनियन सी के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है, आप देख सकते हैं, राइट। और अभी आप अपने स्टडी रूम में हैं तो वीडियो को पॉज करो, अपने बड़ा जो दीवार पे आपका मैप आपने टांग के रखा हुआ है, अगर नहीं टांग के रखा है तो लेकर आ जाओ जल्दी। और बड़ा दीवार में आपके स्टडी रूम में मुझे आपका वर्ल्ड मैप चाहिए और एक इंडिया का मैप चाहिए, आप लेकर आकर परचेज करके चिपका लेना, बड़ा वाला मैप जो होता है ना वो वाला। आप जाओ अभी वहाँ पर जाकर रिवाइज करो मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, फिर रिवाइज करना मेडिटेरेनियन सी के पास कंट्रीज़ अगर आप देख लो तो आप ब्लैक सी के आसपास वाली कंट्रीज़ जो है वो रिवाइज करो, ठीक है। ये करो, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। तो देखो गाइज, ये इस प्रकार की एक सिटी हम लोग को वहाँ पर बैरूत देखने को मिलती थी, एक सी पोर्ट एरिया हम लोग को बैरूत का देखने को मिलता था। ये ऐसा हुआ करता था, और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, और देखो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा नष्ट हो गया। ये फोटो जो है वो ब्लास्ट से पहले की और ये वाली ब्लास्ट के बाद की। बहुत ही गंभीर, बहुत ही खतरनाक स्थिति हुई है यहाँ पर बैरूत में। ये एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है, और विस्फोट के पीछे का कारण बताया जा रहा है अभी के लिए अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा सा नाम याद रखना। 2750 टन का वेयर हाउस ये था अमोनियम नाइट्रेट का, जहाँ पर एक धमाका हो गया। बट अभी भी इसके पीछे जो है वो अभी पूरी रिसर्च चल रही है कि, और पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये धमाका के पीछे का और कोई कारण तो नहीं है। कुछ कंट्रीज़ का स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि ये प्री प्लान्ड पूरी अप्रोच है, प्री प्लान्ड धमाका किया गया, अटैक किया गया। बट अभी आगे चल के आगे कुछ आर्टिकल्स आता है, कुछ नई इन्वेस्टिगेशन आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपको आगे चल के क्लियर करूँगा। अभी के लिए सिर्फ बैरूत लोकेशन याद रखो। दूसरी बात, मोटे मोटे तौर पर अमोनियम नाइट्रेट ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक पूरी बातें? पेपर 1 से रिलेटेड गाइज इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2।
यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 24 मिलियन जो बच्चे हैं वो अगले साल स्कूल्स अटेंड नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ बताई जा रही है। और आप जान रहे हैं कि उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है कोरोना वायरस। बट सिर्फ कोरोना वायरस लॉकडाउन कारण नहीं है, उससे भी ब्रॉडर लेवल का जो है इसके पीछे का कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो ये है कि कोरोना वायरस के कारण लोगों की इकोनॉमी हैम्पर हुई है, इकोनॉमी में गिरावट हुई है। उसके चलते जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगले साल बच्चों को स्कूल भेजना। तो ये चीज़ का प्रेडिक्शन जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 24 मिलियन बच्चे अगले साल स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे। मेंस में आपका ये वाला पॉइंट होना चाहिए कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को लेकर। सोर्स पर आप लिखेंगे यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन ने ये चीज़ बताई है इस प्रकार की, तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा आपका आंसर बनता है। आप क्योंकि ये सब कुछ पॉइंट्स होते हैं गाइस, ये सब अगर आप पॉइंट्स मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को पढ़ते समय मजा आएगा कि हाँ यार वाकई में आपने तैयारी बहुत अच्छी करी है। और कुछ नहीं करना, ये प्री प्लान चीज़ें होती हैं। आज अगर आप तैयारी करोगे, इस प्रकार की नोट्स बनाओगे, तब जाकर कल उसका रिफ्लेक्शन आपके मेंस के आंसर में दिखाई देगा, और मेंस के बाद ही तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, राइट। तो ये जो लेक्चर मैं आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड कराता हूँ, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर क्या ये प्रीलिम्स के लिए है? नहीं, ये आपके सिलेक्शन के लिए है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, सिर्फ मेंस के लिए नहीं है, इंटरव्यू तक के लिए भी है। तो आपके सिलेक्शन के लिए ये लेक्चर है, मैं ये कहता हूँ। चलो आगे की बात करेंगे। तो एजुकेशन फाइनेंसिंग का भी एक बड़ा गैप होगा। आप जानते हैं कि स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, तो स्कूल्स वगैरह में इन्वेस्टर्स जो है वो फाइनेंसिंग वगैरह नहीं कर रहे, उसमें फाइनेंसिंग वगैरह नहीं मिल पा रही है, और इसमें बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो बच्चों का हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब देखो अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज हुआ है। अब से स्कूल जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पर फोकस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हम लोग को स्कूल्स के अंदर देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, राइट। तो उसी को लेकर स्कूल्स के पास फाइनेंसिंग नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, फंडिंग नहीं आ रही, तो उसको लेकर क्या हो रहा है कि स्कूल्स आगे अपने टीचर्स को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे, तो उसके कारण क्या हो रहा है, स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं। तो ये वाली बड़ी दिक्कतें भी स्कूल्स के साथ जो है वो अभी रिकॉर्ड की जा रही है, नोटिस की जा रही है। तो दूसरा एक पॉइंट एजुकेशन फाइनेंसिंग गैप का भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ की बात करें, बताया ये भी गया यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट के द्वारा कि जो लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। क्योंकि इकोनॉमी, पूरा खेल इकोनॉमी का है। कोरोना वायरस के साथ अगर आप लिंक करोगे तो इकोनॉमी पर ह्यूज इम्पैक्ट जो है वो आज की डेट में देखने को मिल रहा है। और यूनेस्को ने भी यही सेम चीज़ के ऊपर एस्टिमेशन लगाया था कि 23.8 मिलियन एक्स्ट्रा बच्चे और युवा, उनको एजुकेशन के कारण जो है वो बहुत इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है, क्योंकि एजुकेशन जो है उसका लॉस जो है वो बच्चों में हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है नोट्स में, और ये हिंदी में लिखा हुआ है, और ये पूरी चीज़ मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी है। अब इस न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं स्टेट को कि सीनियर सिटीजन को सपोर्ट ऑफर करना है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर केयर, प्रॉपर सपोर्ट, और उनको प्रायोरिटी मेडिकल ट्रीटमेंट पर रखना है। क्योंकि आप जानते हैं गाइस, कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा किनको है? जो लोग 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो कोरोना वायरस का है, सीनियर सिटीजन्स को, राइट। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खतरा किन लोग को है? जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है ऑलरेडी, जैसे कि जिन लोग का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिन लोग को जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, जिन लोग को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है जैसे कि हार्ट की डिजीज़ वगैरह, ये वो, जिन लोग को रेस्पिरेटरी इशूज़ हैं जैसे कि लंग्स की प्रॉब्लम वगैरह, अस्थमा वगैरह, तो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा खतरे में हैं। और यहाँ पर अभी रिकॉर्ड किया गया काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के थ्रू कि सीनियर सिटीजन जो है वो लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते डिप्रेशन तक की स्टेट में जो है वो जा रहे हैं, लोनलीनेस, डिप्रेशन को जो है वो फेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है गाइस, तो उनको हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राज्य की है। अब आप मुझे बताइए कि पॉलिटी के अंदर किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल कहता है कि सीनियर सिटीजन्स की मदद करनी है, एल्डरली पर्सन की मदद करनी है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पर सर्च करके थोड़ा बताइएगा मुझे, और अगर ऑलरेडी पहले से पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, फटाक से लिख दीजिए नीचे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उसके बारे में अब बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन जी, इनका कहना यह है कि अभी 1 से 1.5 साल या उससे भी ज़्यादा जो है वो लग सकता है कोरोना वायरस की वैक्सीन आने में, क्योंकि कहा जा रहा है कि वायरस को समझना जो है वो, पूरी तरह से समझना वायरस को बहुत मुश्किल है, ईजी नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और अभी बताया जा रही है कि अराउंड 27 वैक्सीन्स का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, और 150 ऑड वैक्सीन्स का प्री क्लिनिकल टेस्टिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। तो बस ये बेसिक चीज़ है जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं गाइस H1B वीज़ा के बारे में। तो देखो, इस टॉपिक को हम लोगों ने ऑलरेडी जून में डिस्कस किया हुआ था। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं गाइस कि अमेरिका ने सस्पेंड किया है H1B वीज़ा, और भी काफ़ी सारे दूसरे वीज़ा इसके द्वारा सस्पेंड किए गए हैं।
और क्या कहकर सस्पेंड किए गए हैं? एक्चुअली में सस्पेंशन जो है गाइज ये परमानेंट नहीं है, ये बताया गया कि ये मतलब ये 2020 के एंड तक का, यानी कि जब तक 2020 खत्म नहीं हो जाता तब तक इसने H1B वीज़ा और दूसरे वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये कहकर सस्पेंड किए हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इसको उजागर करनी है, इसको अमेरिकन को खुश करना है। इसने बोला कि मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो अमेरिकन है। अब इसने क्यों बोला? प्रॉब्लम क्या आ रही थी अमेरिकन को अमेरिका के अंदर? जैसे इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया जो है गाइज, इंडियंस, इनको सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा अलॉट किया जाता है, ज़्यादातर इंडियंस अमेरिका में जाकर जॉब करते हैं। तो अब क्या हो रहा था, जैसे कि मान लो कि ये सर्कल जो है वो अमेरिका है और ये जो गोला है ये अमेरिकन सिटीज़न है, ठीक है, और यहाँ पर ये अमेरिकन कंपनी है। अब यहाँ से बाहर से जो विदेश से जो अमेरिका के अंदर जाता है, जैसे इंडिया के अंदर से एक व्यक्ति अमेरिका गया, तो अमेरिकन कंपनीज क्या सोचती हैं कि ये जो बाहर से जो फॉरेनर आ रहा है इसको जॉब पे रख लो। अब ऐसा क्यों सोचती हैं वो? द रीज़न बीइंग इज कि वो व्यक्ति जो बाहर से आता है वो कम सैलरी में जॉब करने के लिए एग्री हो जाता है। और सेकंड पॉइंट, उसको कम सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी उसको दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर वो इंडिया में रहकर जो सेम काम करता, उसकी सैलरी जो उसको इंडिया में मिलती उससे कई गुना ज़्यादा उसको सैलरी अभी अमेरिका में मिल रही है। तो वो फॉरेनर खुश है, उसको कंपनी से कोई कंप्लेन नहीं, ना कंपनी को उससे, क्योंकि सामने वाला बंदा तो कम रेट में काम कर रहा है उसके लिए। बट वहीं ये अमेरिकन है, ये जानता है कि भाई मार्केट क्या है, मार्केट में पैसे कितने चल रहे हैं, इस बंदे को पूरी खबर है। ये अवेयर्ड इंसान है, अमेरिका में रहता है, इसको पता है कि भाई, जैसे कि आप जानते हो आपकी सिटी के अंदर कोई दुकान है, उसमें आप जानते हो कि भाई ये प्रोडक्ट जो होगा इसकी दुकान में जो है वो 500 का होगा, बट कोई फॉरेनर आता है तो उसको वो दुकानदार 1000-2000 रुपये में प्रोडक्ट चिपका देगा और फॉरेनर उसका प्रोडक्ट ले भी लेगा क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। वही सेम चीज़ यहाँ पर देखो आप, अमेरिकन को जानकारी है कि भाई कितने रेट हैं काम करने के, और इसको तो उतने ही रेट चाहिए जो चल रहा है मार्केट में। तो ये पूरा इशू है यहाँ पर। अभी क्या होगा, अमेरिकन को यही प्रॉब्लम आ रही थी कि बाहर से विदेश से जो लोग आ रहे थे वो उनकी जॉब जो है वो ले जा रहे थे, क्योंकि सस्ते रेट में वो जॉब करने के लिए एग्री हो रहे थे और टैलेंटेड भी थे वो, तो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। इससे क्या हो रहा था, अमेरिकन को जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही थी, उनको जॉब्स मिलने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। इसी चीज़ को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा सस्पेंड किया। बट ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं है, इसने तो सिर्फ दिखाया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट उसके पीछे का कारण क्या था? इलेक्शन ईयर। ये जो साल है ये इलेक्शन ईयर है, इसलिए सभी कुछ गोलमाल है, राइट। क्योंकि ये चीज़ आपको, ये वाली जो नीचे वाली चीज़ है वो कोई नहीं बताएगा। इस चीज़ को फाइंड आउट हम लोग को एनालिसिस के थ्रू करना पड़ता है। जब आप आगे चल के सिविल सर्वेंट बनोगे तब आपको सामने से खबर जो आएगी उस पर आपको बिलीव नहीं करना, आपको और थोड़ी पड़ताल करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी असली खबर को ढूंढने के लिए। और असली खबर जो है वो यही है, इलेक्शन ईयर है। वो लोगों को खुश करना चाहता है अमेरिकन को कि यार मैं आपके लिए देखो कितना काम कर रहा हूँ, मैंने आपको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? तो ऐसी एनालिसिस करनी है और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, राइट। तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, अब इसके सस्पेंशन से जो इसने सस्पेंड कर दिए वीज़ा को, अमेरिकन कंपनीज को नुकसान होगा। अब क्यों नुकसान होगा वो मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फॉरेनर वर्कर्स आएंगे नहीं, तो इन कंपनीज को जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन्हीं के साथ काम चलाना होगा और वो उनको फिर उन्हें हाई सैलरी पे करनी पड़ेगी। और डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी यानी कि यूएसए की एक रेटिंग एजेंसी है जिसका कहना यह है कि इस सस्पेंशन से जो कंपनीज हैं उनको, आईटी कंपनीज, उनको मामूली से जो है वो थोड़ा नुकसान होगा। 1200 करोड़ रुपए का बताया गया है और छोटा मोटा 0.25 से लेकर 0.30% पर उनकी प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। अब देखो हमने तो बोला कंपनी को नुकसान हो रहा है, बट इसका दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि आज की रेट में कंपनीज को नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो ये कंपनी क्या कर सकती है, आउटसोर्स कर सकती है अपने काम को, जैसा कि पहले भी करती आ रही थी। यहाँ पर बीपीओज वगैरह कितने सारे होते हैं। इवन मैंने भी एक बीपीओ में काम किया था 12th के बाद, जब मैं यूएसए और कनाडा पर कॉलिंग करता था रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो वैसे ही होता है, आउटसोर्सिंग उसी को कहते हैं। तो आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरी कंट्री में रहकर उस कंपनी के लिए काम करे। तो ये चीज़ हो सकती है, तो इसलिए कंपनीज को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि इस चीज़ से कंपनी को इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप लिखोगे हाँ पड़ेगा, बट कुछ कंपनीज है जैसे कि आईटी कंपनीज और जिनका काम जो होता है डिजिटली चलता है, तो उन कंपनीज को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, तो वो दूसरी कंट्री को आउटसोर्स कर सकते हैं काम, राइट, अपनी सर्विसेज वगैरह, राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ओपिनियन एक और जान लो, अभी क्या होगा, अभी इस साल के एंड तक जितने भी लोग जो बाहर जा रहे थे इंडिया से बाहर, वो इंडिया से बाहर नहीं आएंगे। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, जो बेस्ट जो ब्रेन्स हैं, जो नॉलेजेबल ब्रेन्स हैं, जो बाहर जा रहे थे हमारी कंट्री के, वो हमारी कंट्री में रहकर ही काम करेंगे और हमारी कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो ये दूसरा ओपिनियन, दूसरा पॉइंट इस प्रकार का आपका होना चाहिए आपके आंसर में। गॉट इट और नॉट? इसके अलावा थोड़ी सी एक आप लोग को चीज़ पता होनी चाहिए, वीज़ा कौन से प्रकार के होते हैं। H1B वीज़ा,
L1 वीज़ा, H2B वीज़ा, J1 वीज़ा। H1B वीज़ा की बात करें गाइस तो ये जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए दिए जाते हैं, यानी कि जिस इंसान के पास हायर एजुकेशन डिग्री होती है तो उसको ये वीज़ा दिया जाता है। तो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल को ये H1B वीज़ा दिया जाता है, ये कह सकते हो आप। L1B वीज़ा की अगर हम लोग बात करें या L1 वीज़ा की बात करें तो L1 वीज़ा जो होता है गाइस, ये कंपनी को अलाउ करते हैं कि कंपनी 7 सालों के लिए हाई स्किल्ड वर्कर को जो है वो यूएसए में लेकर आ सकते हैं। H2B वीज़ा की बात करें तो इसके अंदर ये जो वीज़ा होता है एग्रीकल्चरल वर्कर और फूड सेक्टर में जो वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उनके लिए ये हम लोग को देखने को मिलता है। J1 वीज़ा किन के लिए होता है? स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टडी करने आते हैं और काम करने आते हैं समर प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप लोग को पता लग गया ये 4 प्रकार के वीज़ा जिनके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी ऐसी चीज़ें अक्सर आ जाती हैं, बट मेन्स परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सस्पेंशन जो हुआ है H1B वीज़ा का और उसका क्या इंपैक्ट हुआ है वो हमने डिस्कस किया और हर एक डायमेंशन उसके बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक की आगे बात करें, इंडिया पाकिस्तान कंसर्न को लेकर ये टॉपिक है। तो अभी हुआ क्या है, पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का नया नक्शा। इशू ये हुआ है कि पाकिस्तान ने पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को, आप देख सकते हैं ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है हमारा, इसको उसने दिखा दिया कि ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो कितनी बेकार हरकत करी है इसने। दूसरी चीज़, गुजरात का एक एरिया है जूनागढ़ का, आप देखो ये वाला जो एरिया है गुजरात का जूनागढ़ का, इसमें आप देखो इस मैप में इसने ये भी शो किया हुआ है कि ये जूनागढ़ का एरिया भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान ने एक मैप को, जैसे भी नेपाल ने किया ना, आप देखो ये वाले क्वेश्चन आएंगे सिविल सर्विसेज में, क्योंकि नेपाल ने भी मैप जारी किया, अभी पाकिस्तान ने भी मैप जारी किया और नेपाल ने भी टेरिटरी पर, इंडियन टेरिटरी पर अपना कंट्रोल दिखाया, पाकिस्तान ने भी इंडियन टेरिटरी पर अपना कंट्रोल दिखाया। तो ऐसी मैप से रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये नया पॉलिटिकल मैप इन्होंने जारी किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस मैप को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है और कहा कि ये स्टूपिडिटी है पाकिस्तान की जो इस प्रकार का मैप ये लेकर आ रहे हैं, राइट। और ऐसे मैप जो हैं वो लास्ट टाइम पब्लिश हुए थे 1947-48 में, जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हम लोग को देखने को मिले थे। तो उस समय ऐसे नक्शे जो है वो पहले पब्लिश किए गए थे। तो इसके बारे में एक जनरल आइडिया जो है वो आप लोग को होना चाहिए। और अभी क्या होने वाला है, इस हरकत को देखकर पाकिस्तान की हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक मीटिंग बैठने वाली है। मैंने आपको FATF के बारे में कई बार पढ़ाया हुआ है, तो वो उसका आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लास्ट में आपको होमवर्क जो है वो मिल जाएगा। जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुझसे वो आप बता दीजिएगा किस वीडियो में कौन से किस जगह पर जो है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उससे दूसरे बच्चों का जो है वो थोड़ा फ़ायदा हो जाए। बाकी आगे चल के अगर FATF से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या जो भी मेरे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनको अगर FATF फिर से समझना है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि 2-1 टॉपिक्स हैं जिनको मुझे आगे चल के कवर करना है किसी दिन। जैसे कि एक टॉपिक हो गया जो बच्चे बोल रहे थे कि जियो सिंक्रोनस जो है और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो सर थोड़ा बता दो, कन्फ्यूजन हो रही है। तो वो भी मुझे याद है, मुझे याद सब चीज़ें रहती है। एक स्टूडेंट ने मुझे बैंकिंग को लेकर बोला था कि सर ये बैंकिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको लेकर कुछ बताओ। तो वो जैसे कि आप देख ही रहे होगा इसकी न्यूज़ में डेली बेसिस पर ये वाली कवर कर रहा हूँ और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। जिस दिन कम न्यूज़ आई या जिस दिन जो है वो मैं थोड़ा सा फ्री निकाल पाया अपने टाइम को, तो उस दिन मैं आपको करूंगा। मुझे सब चीज़ पता है, मैं सब चीज़ हर जगह अपनी रिकॉर्ड करके रखता हूँ। तो आपने अगर एक बार भी इस चैनल पे वो चीज़ लिखी होगी तो वो चीज़ देखना आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगी और मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो FATF जो है गाइस उसकी अक्टूबर में एक मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। उस समय इंडिया हाईलाइट करेगी पाकिस्तान के इनएक्शन को। इनएक्शन यानी कि पाकिस्तान ने जो कुछ काम नहीं किया टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर। FATF ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है, टेररिस्ट को फंडिंग वगैरह ऑफर करती है वेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए। बट अभी बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो अब उसके खिलाफ जो है वो बात करेगी वहाँ पर, क्योंकि इसने पाकिस्तान इस प्रकार की यहाँ पर हरकत कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें गाइस तो ये ऑर्डिनेंस, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था ऑर्डिनेंस पढ़ने के लिए, होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन्होंने अनाउंस किया है कॉर्पोरेट्स लीव फार्मिंग कैंपेन। क्या अनाउंस किया है? कॉर्पोरेट्स लीव फार्मिंग कैंपेन। फार्मिंग को छोड़ो, कॉर्पोरेट, इसका मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी से निकल जाएं, छोड़ दें। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए सरकार ने कुछ अध्यादेशों को जारी किया था, ऑर्डिनेंसेस को जारी किया था। अब उसके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उसको लेकर किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। किसानों का कहना यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी करने की जगह उल्टा ही एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फार्मर्स को इससे क्षति पहुंच रही है, काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंच रहा है, राइट। तो अगस्त 9 पर जो एक सेंटर के द्वारा रिसेंटली ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया था एग्रीकल्चर और फार्मर्स के इशू को लेकर, तो उसके अगेंस्ट जो है ये कैंपेनिंग यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है फार्मर्स के द्वारा। तो जून 2020 में इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंसेस एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को लेकर।
एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तो ये 3 ऑर्डिनेंस लाया गया था। अब इन 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है वो फार्मर से उनका कहना यह है कि ये 3 ऑर्डिनेंस उनकी परिस्थिति को और भी ज़्यादा खराब जो है वो कर रहे हैं। एक्टिविस्ट का भी यही कहना है, एक्टिविस्ट भी जो है वो डिसअपॉइंट है कि ये रिफॉर्म पैकेज जो लाया गया ये फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं जनरल कंसर्न को लेकर चर्चा करें। पहले तो ये बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है वो एंटी फार्मर है, इससे उनके क्रॉप के प्राइसेस जो है वो रिड्यूस होंगे और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा कॉर्पोरेट्स के द्वारा। दूसरी बात, फूड सिक्योरिटी जो होगी गाइस वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसमें बहुत ही दिक्कत जो है वो आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करेगा, अपने प्रॉफिट के लिए फूड सिक्योरिटी को दांव पे लगा देगा। और इवन ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो बंजर तक हो सकती हैं, बंजर, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करेगा, एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसको हेल्दी रखने की कोशिश नहीं करेगा। उसका काम सिर्फ यही रहेगा कि जितना जल्दी और जितनी तेज़ी से वो आउटपुट प्रोडक्शन करवा पाए उतनी तेज़ी से वो करेगा। अगर आपको पता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप क्रॉप को उगाने के लिए एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड कर देते हो या इस प्रकार के केमिकल्स ऐड कर देते हो ओवर प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, तो फील्ड जो हो सकती है, यानी कि जो ज़मीन जो हो सकती है वो बंजर हो सकती है। एग्रीकल्चरल फील्ड जो है, एग्रीकल्चरल जमीन जो है वो बैरन लैंड बन सकती है, बंजर जमीन बन सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये चीज़ भी यहाँ पर उठाई गई है। तीसरी बात यहाँ पर ये उठाई गई है कि ये कॉर्पोरेट कंट्रोल को प्रमोट कर रही है ऑर्डिनेंस की। जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो पूरा का पूरा जो है वो इसको कंट्रोल करेगा, मतलब फार्मिंग सिस्टम को, इंडियन फूड एंड फार्मिंग सिस्टम को। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है। जमाखोरी जो होती है ना, कि स्टॉक वगैरह करके रखना, कि जैसे ही अगर प्राइस जो है वो अगर बढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर जो है वो सामान को स्टॉक करके रख लिया जब तक प्राइस जो है वो और हाई ना हो जाए, और जैसे ही प्राइस हाई होते हैं तो रिलीज कर दिया जाता है स्टॉक, कि हाई प्राइसेस में जो है वो बेचे जाते हैं। तो इस प्रकार की जमाखोरी होती है, ब्लैक मार्केटिंग चलती है, आपको पता होगा। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा इन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली भी चीज़ें और भी काफ़ी कुछ चीज़ें जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहली, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो देखिए गाइज, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट मेंशन थी कि यहाँ पर सप्लाई और स्टॉक लिमिट को रेगुलेट किया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि सप्लाई और स्टॉक लिमिट आप समझते होंगे कि स्टॉक लिमिट यानी कि जो वेयर हाउस, जैसे कि फार्मर ने जो भी जो है वो खेती करी, किसानी करी, तो उसमें जो प्रोड्यूस उसने निकाला तो उस प्रोड्यूस को जो है वो स्टॉक करके रखना है, ठीक है, स्टॉक करके अंदर रखना है। तो उसकी लिमिट जो है वो यहाँ पर बताई जाएगी और कितना कब सप्लाई किया जाएगा वो यहाँ पर बताया जाएगा, और उसको इसके ऊपर जो है वो रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये कब होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज होती है, जैसे कि अगर कभी इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है एकदम से, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी वेरियस मेजर्स वगैरह जो है वो सरकार लेती है। और अगर कभी नेचुरल कैलामिटी आ गई, जैसे कि कोई डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जैसे भी कोरोना वायरस की स्थिति जो चल रही है, तो इस प्रकार की अगर कुछ इमरजेंसी डेवलप होती है तो उस कंडीशन में भी रेगुलेशन जो है वो किया जाएगा स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, यानी कि बताया जाएगा कि पर्टिकुलर किस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सप्लाई करना है और उसका स्टॉक लिमिट कितनी मेंटेन करना है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या उठा? मुद्दा ये उठा प्राइस रेंज फ्लक्चुएशन को लेकर। इस ऑर्डिनेंस के अंदर काफ़ी चीज़ें नैरो थी। यहाँ पर बताया गया था कि 100% इंक्रीज जो है वो रिटेल प्राइस जो होते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के उसमें देखने को मिलेगा, और 50% इंक्रीज रिटेल प्राइस नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ के उसमें देखने को मिलेगा। पेरिशेबल का मतलब मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो भी चीज़ सड़ जाती है कुछ दिनों में उसको पेरिशेबल बोलते हैं, राइट। जो चीज़ सड़ जाती है, जिसकी जो लाइफ होती है ज़्यादा नहीं होती, जैसे अगर आप फल वगैरह फ्रूट वगैरह लेकर आओ तो आप अपने डाइनिंग टेबल पर रखोगे, एक आधी हफ्ते के बाद वो सड़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है? पेरिशेबल। यहाँ पर क्या बात हो रही है? नॉन पेरिशेबल की, जैसे कि ग्रेन्स हो गई। आप ग्रेन्स लेकर आओ, गेहूं लेकर आओ, तो वो सड़ेंगे क्या? नहीं सड़ेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स होते हैं, तो उसके प्राइस में 50% इंक्रीज की यहाँ पर बात करी गई। और इसके अलावा ये जो स्टॉक लिमिट का जो रेगुलेशन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू चेन एडिशन के ऊपर या फिर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वैल्यू चेन क्या होती है गाइज? अगर आप किसी टमाटर को लेकर आओ और उस टमाटर को जब आप सॉस बना दोगे तो फूड प्रोसेसिंग होती है ना, तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू चेन। तो उसमें जो है वो ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस होकर हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैल्यू चेन आपको देखने को मिल रही है कि एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से वो प्रोडक्ट निकला, वेयर हाउस गया, वेयर हाउस जाकर वो फैक्ट्री गया,
फैक्ट्री पर जो है वो बन गया टमाटर निकला था, टमाटो सॉस बन गया, फिर टमाटो सॉस जो है वो मार्केट में चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ वैल्यू चेन के लिए कोई भी स्टॉक लिमिट का रेगुलेशन नहीं है, यानी कि हम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस की जो बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर हैम्पर हो रही है, क्योंकि वैल्यू चेन के ऊपर के बारे में कुछ बात नहीं की गई, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर स्टॉक लिमिट जो होती है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर ही हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर रेगुलेशन के थ्रू कहा गया है कि एग्जाम्पल के तौर पर इजी एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 टोमेटो जो है 10 टमाटर किसान ने उगाए, उन 10 में से 8 टमाटर जो है वो इसकी स्टॉक है कि आपको 8 टमाटर जो है वो रखने हैं। अब स्टॉक से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हुआ, सरप्लस हुआ, तो उस बीच भी ये किसान जो है वो दूसरों को नहीं दे सकते, यानी कि वैल्यू चेन एडिशन के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो आगे नहीं जा सकते फूड प्रोसेसिंग के लिए या दूसरे किसी पर्पज़ के लिए। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। दूसरी बात यहाँ पर क्या एप्लीकेबल नहीं है, एक्सपोर्टर्स के लिए ये चीज़, एक्सपोर्टर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डिमांड आ रही है फॉरेन मार्केट में कि उनको जो है वो प्रोडक्ट चाहिए और स्टॉक लिमिट से ज़्यादा अपने पास प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे पास प्रोड्यूस जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो सरप्लस की है, यानी कि ज़्यादा है, जितनी लिमिट हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, फिर भी एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो रहा है, फूड वेस्टेज हो रही है और किसान का नुकसान हो रहा है कि किसान जो है वो दूसरों को नहीं बेच पा रहा माल, जो डिमांड किसान के पास आ रही है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास रेगुलेशंस लगा हुआ है कि भाई उनको रखना है इतना, अगर कोई कलामिटी आती है तो इसको लेकर भी किसान जो है वो परेशान है, इसको लेकर जो है वो किसान का हम लोग को गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब दूसरा पॉइंट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इसके अंदर क्या लिखा गया था, इसके अंदर कहा गया था कि फार्मर्स के पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड होगा, फार्मर जो है वो एपीएमसी की जगह अपने प्रोड्यूस जो है यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसको प्राइवेट सेक्टर को भी बेच सकते हैं, यानी कि प्राइवेट जो कंपनीज है उनके साथ जाकर डील कर सकते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो गई, उनके पास जाकर जो है वो डायरेक्टली जो है वो डील कर सकते हैं, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और ये सब चीज़ें होंगी। तो फार्मर्स का कहने का मकसद ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर उनके ऊपर कंट्रोल करेगा तब प्रॉब्लम क्या आएगी किसानों को, एक तो किसान जो है गाइस वो आसानी से फंस जाएंगे प्राइवेट सेक्टर्स की जाल में, जो कि पहले कॉलोनियल पीरियड में हुआ करता था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो भी तो कंपनी थी ना, उसका काम क्या था, प्रॉफिट निकालना। उसने किसानों को फंसाया उसी चेन में कि किसान जो है वो उनसे पैसे लें, मेहनत करें, मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट निकले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो ना के बराबर निकले, फिर वो लोन लें, फिर वो मेहनत करें, तो ये जाल बन जाता है एक। तो कहा गया, उनको लगा कि ये फिर से ये जाल बनेगा और ये फिर इस प्रकार के जाल में फंस जाएंगे। और अभी भी इवन मुद्दा ये भी है कि आज की स्थिति में भी लोकल मार्केट्स में जब लोकल किसान जब जाते हैं लोकल मार्केट्स में अपने सामान को बेचने, तो उनका सामान मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम का बिकता है, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला भी पैसा नहीं मिल पाता। और इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर किसान जो है वो स्मॉल और मार्जिनल लैंड ओनर्स यानी कि छोटे किसान हैं, कम ज़मीन है उनके पास, 2 एकड़ से कम की ज़मीन हम लोग को उनके पास देखने को मिलती है, राइट। तो उनके पास कैश अपने हाथ में नहीं है कि वो अपने मतलब ट्रांसपोर्टेशन करें, अपने प्रोड्यूस को भरें अपनी गाड़ी में और फिर वो मार्केट्स पे जाएं या दूसरे प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करने जाएं। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं किसानों के साथ। दूसरी चीज़ क्या है कि उनको जो है वो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लोअर प्राइस में जो है वो लोकल मार्केट में सामान बेचना पड़ेगा, उनके लिए फ़ायदा ही नहीं है। जब APMC को हटा दिया गया, राइट, सरपास कर दिया गया, तो उस बीच जो है वो किसानों को एग्जैक्टली कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उनको नुकसान ही होगा, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा। तीसरा इशू जो उनके द्वारा उठाया गया वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। इसके अंदर क्या मेंशन किया गया था, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था इस ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, वही चीज़ जो मैं भी आपको समझा रहा था, वो जाल जिसमें किसान फंस जाता है। इसमें 2 ब्रॉडर कंसर्न जो आज की डेट में पैदा हुए हैं वो ये हैं। पहला जो कि प्रिंसिपल कंसर्न है वो ये है कि 2 पार्टीज जो होंगी वो इन्वॉल्व होंगी और उनके बीच में नेगोशिएटिंग पावर्स होगी, यानी कि फार्मर और कंपनी ये दोनों मिलकर आपस में नेगोशिएट करेंगी कि भाई आप जो है वो कितने में हमें प्रोड्यूस दोगे, और उनका नेगोशिएशन हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसमें जो इंडिविजुअल फार्मर्स जो होते हैं, एक लौता फार्मर जो होता है वो अपने आप में संपन्न नहीं होता कि वो कॉर्पोरेट के साथ नेगोशिएट कर सके। ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई किसी किसान के सामने कोई सूट वगैरह पहनकर मर्सिडीज से उतर के आए, किसान तो बेचारा वैसे ही डर जाएगा कि अरे बड़ा आदमी है, और बेचारा वो फिर जो है वो सामने वाले के साथ वैसी डील नहीं कर पाएगा जैसे कि वो अपने गाँव के किसी इंसान के साथ डील कर सकता था। है कि गलत बोल रहा हूँ तो बताओ? आपने कभी देखा होगा कि जो बेचारे गरीब लोग जो होते हैं वो एकदम से अमीर लोग को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ? तो यहां पर क्योंकि ये ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, अपन बोलते तो हैं कि नहीं यार इंसान को जो है वो मजबूत होना चाहिए, आत्मबल इंसान का मजबूत रहना चाहिए हमेशा, बट अगर कोई मर्सिडीज, जैसे अपन को ही देख लो कि अपने सामने अगर कोई करोड़पति एकदम से आ जाए तो अपन भी थोड़ा सा जो है वो मतलब संभल के बात करते हैं कि यार नहीं यार कि सामने वाला बड़ा आदमी है, तो वो तो बेचारा किसान है। किसान के सामने कोई मर्सिडीज से उतर रहा है सूट वूट पहन के, उसके साथ क्या वो मोल भाव कर सकता है? नहीं कर पाएगा।
और वो इसी चीज़ में नीचे दबेगा। तो ये एक मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है ऑर्डिनेंस के अंदर क्वालिटी पैरामीटर पर कहा गया है कि दोनों मिलकर ही डिसाइड करेंगे एग्रीमेंट के तहत कि क्वालिटी पैरामीटर क्या होना चाहिए। और यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है कि उनको प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे जिससे कि आगे चल के किसान की ज़मीन बंजर हो सकती है। तो इस चीज़ पर जो है वो किसान को जो है वो देखने को मिला कि इनको परेशानियां हुई, ये सब इशू सामने आए। कंक्लूजन की बात करें तो ये तीनों ऑर्डिनेंस है गाइज, ये किसान की स्थिति को जो है वो खराब भी करेंगे और सेंटर जो है वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाने पर जो है वो फेल हो गई है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और तीनों ऑर्डिनेंस फार्मर्स की हेल्प करने की वजह फार्मर्स को और मुसीबत में जो है वो डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर पूरा मुद्दा चल रहा है गाइज, तो जिसके बारे में एक आइडिया जो है वो आपको स्पेशली इन तीनों ऑर्डिनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर सिविल सर्विसेज में आता है। एजुकेशन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो ये दो टॉपिक्स, दो, और हेल्थ को लेकर भी ये इस साल के पेपर में तो तीनों कोर टॉपिक्स आपके सामने हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। और इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे, मतलब खुशकिस्मत हो आपकी, इस बार आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकलेगा अगर थोड़ी मेहनत कर लो ध्यान से तो, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स हैं। कई बार तो लोगों को पॉइंट नहीं मिलते हैं, आपके पास तो इतने ढेर पड़े हुए हैं, मतलब मान के चलो इतना आपके पास है कि आप उसमें से सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करके अपने पास जमाते चलो और उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जैसे कि मेंस आंसर लिखो तो आपकी वो जो पढ़ी हुई चीज़ें वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर पाओ, राइट। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया है, ये देख सकते हैं आप, सेकंड पेज, ये आ गया थर्ड पेज, ये जो ऑर्डिनेंस की जो बात करी थी अपन ने, ये दूसरा ऑर्डिनेंस, ये तीसरा ऑर्डिनेंस, और ये निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, परिवार पहचान पत्र का है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ये परिवार पहचान पत्र क्या प्रोवाइड कराएगा? फैमिली को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराएगा। जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड एक सिंगल इंडिविजुअल का होता है, बट यहां पर बताया जा रहा है कि पूरी फैमिली का एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। जैसे राशन कार्ड नहीं होता जिसमें पूरी फैमिली का कार्ड होता है, वैसे ही ये हरियाणा के अंदर पूरी फैमिली का एक आइडेंटिटी कार्ड बताया जा रहा है। इसके अंदर फैमिली के जो हेड होंगे उनका पहले नेम होगा, उनका एज होगी, एज के बगल में बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली मेंबर्स का नाम होगा। तो ये सिंपल सॉर्टेड तरीके से बस आपको इतना जानना है कि पूरा ये ऐसा कार्ड तैयार किया जा रहा है जो कि पूरी फैमिली के नाम होंगे और उस कार्ड के थ्रू पूरी फैमिली की पहचान की जा सकेगी कि यार ये फलाना व्यक्ति है, इसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, अगर जैसे कि कोई गर्ल है, कोई बच्ची है एक फैमिली की, अगर आगे चल के उनकी शादी हो जाती है तो वो दूसरे परिवार में जब जाती हैं तब उनका नाम जो होगा वो एक कार्ड से दूसरे कार्ड में, यानी कि उनके इन लॉज के कार्ड में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि इससे बेनिफिट किन लोग को मिलेगा? तो जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो उनको डोर स्टेप, यानी कि लोगों के घर तक पहुंचाने में फ़ायदा मिलने वाला है। और मतलब एक अच्छा खासा रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास भी आ जाएगा इसको लेकर। और ये बताया जा रहा है कि अगर जो फैमिलीज़ हैं, यानी कोई भी फैमिली से रिलेटेड कोई स्कीम आती है, फैमिली यानी कि पूरी फैमिली वाली जो स्कीम्स होती हैं कुछ कुछ, तो कहा जा रहा है कि जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी फैमिली से रिलेटेड कुछ स्कीम्स आती हैं तो उनका बेनिफिट उठाने के लिए ये वाला कार्ड बनाना मैंडेटरी है वहाँ पर हरियाणा के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। और इसी प्रकार के इनिशिएटिव तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी जो है वो प्लान कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बस अभी के लिए याद रखो, परिवार पहचान पत्र हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है जो कि पूरी फैमिली को जो है वो का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। पेपर 2 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एल्कोहल सेस की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो, हमने बात करी थी मई के आसपास, मई मंथ में जो है वो दिल्ली के द्वारा जो है वो 70% ज़्यादा सेस जो है वो बढ़ा दिया गया था। लिकर जो थी, यानी शराबें जो थी, वो 70% ज़्यादा महंगी हो गई थी दिल्ली के अंदर। फिर और भी स्टेट गवर्नमेंट ने, हमने देखा कि अल्कोहल सेस जो है वो बढ़ा दिए गए, राइट। स्टेट्स के अंदर हमने देखा, यूटीज़ में हमने देखा। तो अल्कोहल कॉस्टली होने से क्या हुआ? तो लोगों ने गाइस, अब देखो शराबी है, उसको तो शराब चाहिए, उसने जो है जो शराब, उसको अच्छी शराब जो है वो 1001 रुपये की मिल जाती थी, बट वो महंगी हो गई है। तो वही शराब जो है वो अब उसको उसी रेट में वो सस्ती शराब सामने वाला व्यक्ति पी रहा है। सस्ती शराब पीने से क्या हो रहा है? उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ हमने देखी। और शराब पीना तो बुरा ही, आप लोग जानते ही हैं, राइट। तो ओवरऑल चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं, लोग जो है वो शराब परचेज नहीं कर पा रहे हैं, महंगी, तो वो सस्ती की तरफ जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं, और उसमें उनकी हेल्थ खराब हो रही है। तो पहली चीज़ तो ये मोटे मोटे तौर पर सिटीजन्स की हेल्थ को लेकर हमने बात कर ली। दूसरी बात क्या करेंगे हम लोग कि एल्कोहल सेल्स को लेकर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि एल्कोहल सेल्स को लेकर सरकार के पास पैसा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बिक्री कम हो गई है एकदम से, महंगी शराब जो हो गई है उसके कारण से शराब जो है वो बिकना बंद हो गई है, प्रॉब्लम ये आई। तो इसके चलते जो है वो सरकार के पास इनकम नहीं हो पा रही, और इसीलिए काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं हम लोग देख रहे हैं वो जो है वो दोबारा से जो अल्कोहल सेस जो है उसको डाउन कर रही हैं और उसको हटा रही हैं कि भाई उनकी बिक्री हो, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए ना स्टेट गवर्नमेंट को।
वो रेवेन्यू नहीं मिल पा रही, उनको इनकम नहीं मिल पा रही, तो ये चीज़ है। और शराब की बिक्री जो है वो अलग अलग राज्यों में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अनसाइंटिफिक तरीके से कोरोना वायरस सेस जो है वो इम्पोज कर दिया गया था वाइन्स में, बियर्स में और स्पिरिट्स वगैरह जो होती हैं, अल्कोहल वगैरह होती हैं। तो इससे जो है वो फ़ायदा जो है वो ना के बराबर हुआ और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि उनको पैसा मिलेगा जिससे कि वो पैसे का इस्तेमाल कर सकें कोरोना वायरस पर्पज़ के लिए, यानी कि कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए और वेरियस फैसिलिटीज़ के लिए। बट बिक्री हो नहीं रही शराब की, हो भी रही है सस्ती शराबों की बिक्री हो रही है, और तो लोगों की हेल्थ ही ख़राब हो रही है उसमें। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर जो है वो देखने को मिली पूरी ओवरऑल। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइएगा, सेज और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो और जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो ओपन हो जाएगा ये वाली चीज़, मतलब एक लिंक जिसमें आपको सेज और टैक्स में डिफरेंस जो है वो पता लगेगा। एक वेबसाइट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, वो यहाँ पर मैंने अटैच की हुई है, ठीक है। अब बात हो रही है गाइस ऑपरेशन जिब्राल्टार के बारे में। क्वेश्चन बनेगा ऑपरेशन जिब्राल्टार जो है वो किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये ऑपरेशन पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी थी, उसका कोड नेम इन्होंने दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टार। ये 1965 की बात है जब पाकिस्तान ने ट्राई किया था कि वो इंडिया में एंटर होंगे, स्पेशली पाकिस्तान के ट्रूप्स, पाकिस्तान के सोल्जर्स ये इंडिया में एंटर होंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीरी जो लोग हैं वहाँ के उनमें घुल मिल जाएंगे, यानी कि ये सोल्जर्स की तरह एंटर नहीं हुए थे, ये एक सिविलियंस की तरह एंटर हुए थे, यानी कि लोकलाइट्स में घुल मिलने के लिए कि ये जो है वो सिविल ड्रेस में अंदर आ जाएंगे इंडिया के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में घुल मिल जाएंगे और वहाँ पर अशांति फैलाएंगे। और इनका टारगेट ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को अपने कंट्रोल में करना, पाकिस्तान के कंट्रोल में करना। इसको लेकर टारगेट को लेकर यहाँ पर आए थे, बट उनकी स्ट्रैटेजी पूरी फेल हो गई। फिर 1965 का युद्ध हम लोग को देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राइट। तो ये चीज़ थी। मैं मोटे मोटे तौर पर सिंपल याद रखना है कि ऑपरेशन जिब्राल्टार किससे रिलेटेड है, पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी 1965 में इंडिया के अंदर एंटर होकर जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के कंट्रोल में करने की, ठीक है। इसके अंदर जो जिब्राल्टार जो नाम इन्होंने रखा था वो इसलिए रखा था क्योंकि 711 में हम लोग को देखने को मिला था कि एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था मुस्लिम्स के द्वारा स्पेन के अंदर जाने के लिए, यानी कि स्पेन को कब्जा करने के लिए। तो मुस्लिम ने स्पेन को कब्जा किया था 711 से लेकर 1492 के पीरियड में, राइट। तो उस समय जो इन्होंने जिब्राल्टार के पोर्ट से जो ऑपरेशन अपना शुरू किया था, तो उसी को लेकर, उसी को देखते हुए ऑपरेशन जिब्राल्टार जो है वो नाम यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। तो बस ये चीज़ एक आपको इन जनरल पता होनी चाहिए। हालांकि अगर आप पढ़ना चाहो थोड़ा सा डिटेल में इस्लामिक स्पेन के बारे में तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। हालांकि सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये इस्लामिक स्पेन के बारे में पढ़ना, बट जब आप मेंस लिखोगे तो उससे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ लेना। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जब आपके पास इसकी पीडीएफ आएगी, इसको क्लिक करने से आपके पास जो है वो मिल जाएगा। और ये चीज़ हमने देखी। और दूसरी ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी क्या इनका जो है वो मेन मकसद था। और उसके बाद फिर हम लोग को देखने को मिला कि ऑपरेशन जिब्राल्टार जब फेल हुआ, जब हमारे इंडियन सोल्जर्स को पता लग गया कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर घूम रहे हैं सिविल ड्रेस में, तब हम लोगों ने फिर ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो वॉर छेड़ा और इंडिया पाकिस्तानी वॉर हम लोग को देखने को मिला था 1965 में। इसके अलावा एक और ऑपरेशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन टोपेक। क्या रखना है? ऑपरेशन टोपेक। ये भी सेम वैसी ऑपरेशन था 1988 का, ये भी फेल हुआ था। इसमें भी उनकी वही स्ट्रैटेजी थी कि वो इंडिया एंटर करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहाँ पर लोगों के बीच में घुल मिल जाएं, अशांति फैलाएं और जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के कंट्रोल में करने का इनका मेन टारगेट था। तो ये दोनों फेल हुए थे। और अभी ये टॉपिक हम लोग न्यूज़ में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को, इसी साल यानी कि 2020 जो अभी निकला है 5 अगस्त का, तो उससे एक साल पहले आर्टिकल 370 को जो है वो हटा दिया गया था। आपको पता है कि हम लोग को देखने को मिला था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो रिवोक कर दिया गया था, आपको पता होगा, राइट। तो वो एक साल पहले हुआ था और अभी इसके 1 साल कंप्लीट हुए हैं। तो 1 साल कंप्लीट होने पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी देखो पाकिस्तान ने गुस्से में आकर क्या किया, अभी आपको पता होगा, मैप जारी किया। अब रिलेट करो चीज़ों को, मैप जो है जम्मू एंड कश्मीर उसने अपने कब्जे में दिखाया। और अभी क्या हो रहा है, अभी हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्स है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हिंसा फैलाने की साजिश कर रहा है इंडिया के अंदर, टेररिज्म को बढ़ाने की साजिश कर रहा है और जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है कैप्चर करने पर फोकस कर रहा है, उसकी प्लानिंग चल रही है। तो ये हमारी इंटेलिजेंस फोर्स ने बताया हुआ है। इवन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर हमेशा जो नुकसान हुआ है वो किसका हुआ है? कश्मीरियों का हुआ है, राइट। और पाकिस्तान का मकसद कश्मीरियों के लिए सुख, चैन, शांति नहीं बल्कि कश्मीर की धरती पर कब्जा करना है। और ये एक कश्मीरी के द्वारा बताया गया है और ये दैनिक जागरण के एक मतलब सोर्स के थ्रू पता लगा, यानी कि उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ किसी कश्मीरी का, तो उसके उन्होंने जो है वो दैनिक जागरण को ये वाली चीज़ बताई थी। तो जिसमें ये चीज़ हमें देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं आप अपने मेंस के आंसर में ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता है
कि हम जो है वो कश्मीरियों के लिए हैं, हम कश्मीरियों के लिए हैं, वो क्लेम सब गलत है। और ये बाकायदा पाकिस्तान के बारे में, यानी कि पाकिस्तान के मकसद के बारे में खुद कश्मीरी ने कहा है। और ये चीज़ जो है वो आप लिखेंगे, और आप चाहें तो अपने आंसर में ऐसे सोर्स भी लिख दिया करो कि सोर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़, या सोर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जर्नल, या ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, या WHO, ये वो। तो ऐसे ही अगर आंसर बनेंगे ना तो वो इंटेलेक्चुअल आंसर कहलाते हैं कि हाँ यार आप पढ़ के दे रहे हो। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में गाइस, जिसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। होमवर्क में आर्टिकल 370 और मेंशन कर लेना कि उसके बारे में आपको पढ़ना है, वो मैं लिखना है यहाँ पर भूल गया। आर्टिकल 370 जरूर मेंशन कर लीजिएगा। एंड आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अभी जाइएगा नहीं गाइस, इस लेक्चर की PDF आपको कैसे मिलेगी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ, एक महीने के 100 रुपीज़ के हिसाब से इसकी PDF मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मिनिमम 100 रुपीज़ गाइस इसलिए रखा गया है क्योंकि मेरे विलेजेस की और जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे रेट, महंगे चार्जेस, तो इसलिए उनके लिए 100 रुपीज़ रखा गया है मात्र। और जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ यार वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आप मेरी मेहनत को देखकर आप इस चैनल के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो आप कर सकते हैं गाइस, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से जो है वो निरंतर मैं इसी प्रकार से अपने लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू बनाता रहूँगा। एंड PDF होने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक्स्ट्रा कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की, उसमें आपका काफ़ी टाइम बचता है। उसकी जगह आप मेरे द्वारा दिए गए जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स कवर कर सकते हैं और दूसरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका अल्टीमेट टाइम बचेगा। बट जैसा कि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया था कि सर जो है वो मुझे लिख कर समझ में आता है, तो गाइस मैं आपसे यही बोलूँगा, आप बिल्कुल लिखिए और लिख कर समझिए चीज़ों को। बट कुछ कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स होते हैं जिसमें हर एक चीज़ में आई डोंट थिंक कि लिखकर समझने की आवश्यकता होती है, वो तो फैक्चुअल टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि बेरूट में जो अभी स्थिति हुई आज हमने पढ़ा, तो उसमें लिखकर समझने का कोई सेंस है ही नहीं। जैसे कि अभी हमने ऑपरेशन की बात करी, अभी 2 एक ऑपरेशन हमने देखे पाकिस्तान के, तो उसमें भी आप लिखकर जो है वो समझ ही नहीं पाओगे कि पूरे कंसेप्ट तो मैं यहाँ पर क्लियर करता ही हूँ। और इवन आजकल तो मैंने इस प्रकार से आपको डायग्राम भी देना जो है वो शुरू किया है, जिससे कि आप एक बार देखें और आपकी पूरी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट। तो ये बेसिकली आपकी टाइम बचाने के लिए। और रेट कुछ ऐसा रखा गया है कि जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे रेट को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और कहीं पर भी ऐसा रेट आपको मिलेगा, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही, स्टूडेंट्स की परेशानियों को जानते हुए ही ये रेट रखा गया, क्योंकि ये चैनल ही आपका है। मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये चीज़ जो है वो हमेशा ना ही सिर्फ बोलता हूँ, इसको महसूस भी करता हूँ कि यार ये चैनल आपका है। आप अब देखिए, अभी जो है 4:30 बज रहा है, मैंने 1 बजे से काम करना शुरू किया हुआ है, रेंडर करूँगा, एंड फाइनली ये लेक्चर आपको 6 बजे मिल जाएगा। एंड हो गया फाइनली आप लोगों के मतलब सपोर्ट से, और आपने इतना सपोर्ट दिखाया कमेंट में कि जो है वो मतलब ना चाहते हुए भी उठकर मैंने बनाया, कि मैंने कहा नहीं यार मैं स्टूडेंट्स के लिए रुकूंगा नहीं। तो यही चीज़ है गाइस, आप ही का जो सपोर्ट है वो इसी चैनल को हमेशा चलाता था और हमेशा चलाता रहेगा। यानी कि पहले तो मुझे चलाता था, अब इस चैनल भी जो है वो आप ही का है, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। झा_सर करके अपना एक टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कमलाक्ष झा अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आप मुझे फाइंड आउट कर लेंगे और वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, राइट। और अच्छा हाँ, इस लेक्चर की PDF के लिए क्या करना है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसके थ्रू आप ये PDF जो है वो परचेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो था वो आर्टिकल 370, ये 2 ही होमवर्क हैं। कल जो टॉपिक है वो HEFA और केरला गोल्ड स्मगलिंग केस का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडिशनल टॉपिक्स यानी कि जो आज कवर नहीं हुए हैं, तो वो कल जो है वो हम लोग कवर करेंगे कल के लेक्चर में। एंड चलिए फिर अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।